हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर अपना स्टार्ट कर दिया था एंड आज की क्लास में ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम लास्ट टाइम जहां तक छोड़ा था उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड मेक श्योर कि आपने लास्ट क्लास के नोट्स जरूर बनाए होंगे एंड जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्लस आप ग्रुप में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लियर है? ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के बारे में। जानेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक था, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने देखा था कि कैसे सॉलिड लिक्विड के बीच में हमारा इक्विलिब्रियम आता है, लिक्विड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है, गैस सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम आता है। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड और गैस को हम डिसॉल्व करेंगे लिक्विड के अंदर और तब हम वहां पे इक्विलिब्रियम चेक करेंगे। ओके, चलो। सो इक्विलिब्रियम इन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तब कैसे इक्विलिब्रियम आता है, इसके बारे में बात करेंगे। सो टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। आपको ले लेना है एक ग्लास पानी, ठीक है, और उस एक ग्लास पानी के अंदर आप चीनी डालते जाओ, चीनी डालते जाओ, डालते जाओ चीनी। एक वक्त ऐसा आएगा कि चीनी अब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे चीनी जो है, शुगर जो है, वो पानी के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन सॉल्यूशन, जहां पे नो मोर सॉल्यूट कैन ऐड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अब जैसे ही आप उसके अंदर चीनी डालोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो वापस से बाहर आ जाएगा, वो अब क्या हो जाएगा, उसको और डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। सो इट विल रिमेन अनडिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। इसी में ना हम 3 टाइप के सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। वन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, जहां पे एक बिल्कुल लिमिट आ जाता है कि भाई और इससे ज्यादा हम उसके अंदर शुगर ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन सैचुरेटेड पॉइंट आने से पहले का जो पॉइंट होता है, जब हम, हाँ भाई चीनी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, है ना, तो जब हम चीनी डाल रहे होते, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को बेटा हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब ठीक है, हमने अनसैचुरेटेड पढ़ लिया, हमने सैचुरेटेड पढ़ लिया। नाउ आपने देखा है ना चाशनी कैसे बनती है। हाँ, अगर हमको गुलाब जामुन की चाशनी बनानी है, हमें तो भाई पता है कि पानी के अंदर इतना ही चीनी डिसॉल्व हो पाएगा, उससे ज्यादा चीनी डिसॉल्व हो ही नहीं पाना है, बट हमें एकदम मीठा मीठा चाशनी बनाना है, तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें पानी को गर्म करना पड़ता है ना। जैसे ही हम पानी को गर्म करेंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है टू डिसॉल्व दी शुगर वो बढ़ जाती है और हम उसके अंदर और भर भर के चीनी डाल सकते हैं। तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई सॉलिड जब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है तो इक्विलिब्रियम कैसे आता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में, in which more solute cannot be added and it will remain undissolved at given temperature। ये हमारा undissolved रह जाता है, ठीक है, ये हमारा कैसा रह जाता है, ये हमारा अनडिसॉल्व रह जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट जो है वो अगेन हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा एंड सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कैसी रहने वाली है, हायर कॉन्सेंट्रेशन रहने वाली है, ठीक है। तो हम यहां पे शुगर लेंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, इक्विलिब्रियम। अब यहां पे शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, चीनी वाला पानी बन चुका है और यहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये हमारा पॉइंट कैसा हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया है सैचुरेटेड, मतलब इसके बाद और चीजें हम इसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट क्या आपने ये सोचा है
कि आप पानी के अंदर चीनी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, बट एक टाइम ऐसा आता है कि चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो क्या अभी भी उसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है क्या? आप सोच के बता सकते हो। हमें दिखता है कि भाई अब चीनी डिसॉल्व नहीं हो सकती, मतलब कहानी खत्म है, रिएक्शन स्टॉप हो गई है। बट यहां पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, डायनामिक प्रोसेस है ये, नॉट स्टैटिक। दिस इज डायनामिक प्रोसेस। ये कैसे हो सकता है? हाँ, दिस इज डायनामिक प्रोसेस, नॉट स्टैटिक। ये हमारा स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये हमारा डायनामिक प्रोसेस है। बट पानी के अंदर चीनी डालना, हाउ इट्स डायनामिक प्रोसेस? पानी की कैपेसिटी खत्म, चीनी डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, रिएक्शन रुक गई ना। फिर हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि भाई ये डायनेमिक है? किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हम ये डायनेमिक है? तो देखो, ये है हमारा पानी। ऐसे ही बनाते थे बचपन में आप पानी, अभी भी ऐसे ही बनाएंगे। ये है हमारा पानी। हमने पहले थोड़ा सा शुगर डाला, तो इस पानी के बीच में जो स्पेस है, शुगर उसके अंदर जाके बैठ गया। हम चीनी डालते जा रहे हैं, शुगर स्पेस के अंदर बैठता जा रहा है। अब यहाँ पे खत्म हो गई स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी स्पेस हो गई खत्म। अब क्या करें? अब क्या करें? अब हमको पता है कि अगर हमने इसके अंदर चीनी डाला, अगर हमने इसके अंदर चीनी डाला तो अब वो डिसॉल्व नहीं होने वाली है, अब वो डिसॉल्व नहीं होने वाली है। चलो डालो, आप इसके अंदर एक और चीनी डालो, तो आपको क्या दिखेगा कि आपने एक क्रिस्टल डाला ना, तो पानी के अंदर आपको एक क्रिस्टल ही नजर आएगा। लेकिन वो जो आखिरी क्रिस्टल होता है जो आपने पानी के अंदर डाला है, वही क्रिस्टल हमको नजर नहीं आता। जो क्रिस्टल हमको नजर आता है ना, वो कौन सा क्रिस्टल होता है? वो हमारा पहला क्रिस्टल होता है, ठीक है। वो हमारा ये वाला क्रिस्टल होता है। ये जो पानी है, ये जो शुगर है, ये क्या करता है? पहले क्रिस्टल को उसकी जगह से धक्के मार के भगा देता है और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाता है, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा मैम? चीनी तो चीनी है, कि पहला वाला शुगर निकला कि दूसरा वाला शुगर निकला कि आखिरी वाला शुगर है, हमको कैसे पता चलेगा? तो यही टेस्ट करने के लिए पहले नॉर्मल शुगर डाला गया था, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव शुगर डाला, ठीक है। पहले नॉर्मल शुगर डाला था, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव शुगर डाला गया, मतलब एक सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका था, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका था। उसके बाद जैसे ही उस सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर एक रेडियो एक्टिव शुगर डाला, तो क्या देखने के लिए मिला कि अब जो भाई पानी के अंदर हमको जो चीज विजिबल है, दैट इज नॉट रेडियो एक्टिव शुगर, वो तो हमारा नॉर्मल शुगर है। तो वो रेडियो एक्टिव शुगर कहाँ गया? वो उस जगह पे गया जो पहला शुगर हमने क्रिस्टल डाला था, और वो यहाँ पे आके बैठ गया। तो रेडियो एक्टिव ने क्या किया? इसको उठा के इसे बाहर फेंक दिया और उसकी जगह पे आके बैठ गया, ठीक है। और उसकी जगह पे आके बैठ गया। अच्छा, आपने ना एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, है ना, इंस्टा पे बहुत रीले वीले चलती है, शॉर्ट्स में भी आता होगा, कि एक ग्लास गंदा पानी ले लिया, ठीक है। एक ग्लास गंदा पानी लिया और उसको टैप के नीचे रख देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है? अब देखो, ग्लास मान लो अगर आधा ही है ना, ग्लास अगर आधा ही है, तो पूरा भरने के बाद अब जो नल से पानी आएगा वही बाहर जाना चाहिए था ना। लेकिन होता क्या है कि वो जो बाद में पानी आ रहा है ना, वो उस ग्लास में भरा जा रहा है, और जो पहले से ही ग्लास का पानी है वो बाहर निकलता जा रहा है, वो बाहर निकलता जा रहा है। और एक टाइम के बाद वो जो गंदा पानी होता है वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है। तो यहां से हमको क्या पता चलता है? यहां से हमको ये पता चलता है कि बाद का जो पानी है या फिर बाद का जो शुगर है, वो पहले के शुगर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आके बैठ जाता है। आ रही है क्या चीजें समझ में? यस, क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? क्या बताया मैंने? तो इस एक्सपेरिमेंट से, अब देखो, दो एक्सपेरिमेंट पता चल गए। आप रेडियो एक्टिव शुगर तो नहीं ला पाएंगे, बट यू कैन डू दिस एक्टिविटी, है ना, और आप भी ट्रेंडिंग करेंगे। चलो, तो अगर रील बनाते होंगे तो मान लो ये तो मेरे ग्लास खाली हो गया, इसमें अगर पानी होता, मैंने इतना पानी लिया होता, नल के नीचे मैंने इसको रख दिया, गंदा पानी लिया मैंने इसमें, ठीक है, सॉइल वाला पानी ले लिया मैंने, इतना पानी लिया, नल के नीचे मैंने रख दिया, इतना भर जाएगा,
ठीक है, फिर भी पानी जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और जितना भी गंदा पानी है वो यहाँ से बाहर निकलता रहेगा और साफ पानी इसके अंदर जाता रहेगा। तो ये प्रोसेस कभी भी रुका हुआ नहीं होता है। अब देखो, जब सारा का सारा पानी क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रोसेस हमको नजर नहीं आएगी ना, क्योंकि सबका कलर एक जैसा है ना, सबका कॉम्पोजिशन एक जैसा है, तो हमें लगेगा कि ये जो रिएक्शन है ये रुक गई है, बट इन रियलिटी ये रिएक्शन नहीं रुकती है। ठीक है, रियलिटी में ये रिएक्शन जो है वो कभी नहीं रुकती है। ठीक है, तो अगर हम पानी के अंदर चीनी डाल रहे हैं तो वो जो चीनी हमको दिख रहा है ना, दैट इज नॉट द लास्ट चीनी, है ना, दैट इज नॉट द लास्ट शुगर, वो हमारा पहला शुगर का क्रिस्टल है। फिर अगर हमने दूसरा डाला तो वो हमारा स्टार्टिंग से जो दूसरा क्रिस्टल गया था वो उसका शुगर का क्रिस्टल हमको नजर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस प्रोसेस को क्या बोला, हमने बोला कि दिस इज नॉट स्टैटिक, दिस इज डायनामिक, ये हमेशा मूव करता रहता है, ये कभी भी नहीं रुकता। बट क्योंकि ये सारे के सारे एक फेज में होते हैं, हमको ये चीजें नजर नहीं आती है। ओके, क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई है? यस। सो यहाँ पे हमने ये जाना कि कैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बताया था, तो जितना ज्यादा हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जितना कम हम लिक्विड का टेम्परेचर कर देंगे उतनी कम इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो लिक्विड के अंदर सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आपको सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे यहाँ पे डिसोल्यूशन में हमने इक्विलिब्रियम को देखा, क्या ये चीज आपको समझ में आई है? नाउ विल टॉक अबाउट द गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, जब गैस को हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तब क्या कहानी बनती है? यस, सो गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। कहाँ पे हम गैस को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर? जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं, जो समुद्र का पानी है, जो लेक का पानी है, जो झरने का पानी है, सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तभी तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो वहां से ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, राइट? और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम एक ना कोक, है ना, कोका कोला तो आप सबने पिया है एंड बहुत सारे बच्चों का फेवरेट भी होता है। ठीक है, तो हम वही कोक के बारे में बात करते हैं। फटाफट से कोक की बोतल बना लेते हैं, मंगा नहीं सकते अभी पर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो इतनी अच्छी तो मेरी ड्राइंग नहीं है, छोटी बनी है ना, और ये थोड़ी और बड़ी बनाएंगे हम। ये हमने बना दी है कोक की बोतल। ठीक है, अब उस पर ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है। अगर हमने इसमें कैप नहीं लगाया, ये देखो मान लो कैप बन गई है, ठीक है, हमने इसमें कैप लगा दिया, कैप लिखना जरूरी है क्योंकि कैप लग नहीं रहा, हमने इसको बंद कर दिया, हमने इस पे कैप लगा दिया। मतलब स्टार्टिंग से हम गए दुकान, दौड़ दौड़ के हमने बोला भैया एक कोक की बोतल दे दो, उन्होंने एक दे दिया। ठीक है, उन्होंने हमें एक कोका कोला दे दिया। अब हम क्या देख रहे हैं भाई, जब हम घर पे आ रहे हैं हमें दिख रहा है कि भाई दुकानदार ने हमारे साथ की चीटिंग, हमें सिर्फ इतनी ही कोक दिख रही है ना, ऊपर थोड़ी सी जगह उन्होंने खाली कर दी, खाली छोड़ दिया। क्या वो जगह खाली है? यस, क्या वो जगह खाली है? नहीं, वो जगह खाली नहीं है। उस जगह के अंदर भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेपर प्रेजेंट होगा। जैसे ही हम कैप खोलेंगे ये बिल्कुल तैयार बैठेंगे, बस आप एक बार कैप खोल दो, हम जो भागेंगे यहाँ से, है ना, हम जो भागेंगे यहाँ से वापस नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो कोक होती है उसमें भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। इस
लिक्विड के अंदर उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज, देखो क्या बोलते हैं, गैस को आप जितना ज्यादा प्रेशराइज करोगे उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। गैस को आप जितना ज्यादा प्रेशराइज करोगे उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी थी उस पानी के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। लेकिन खाली स्पेस था तो उसके बबल्स हमको यहां पे दिखेंगे। जैसे ही हमने कैप खोली, जैसे ही हमने कैप खोली, क्या हो गया, ये जो गैसेस थे वो उनको स्पेस मिल जाएगा एंड वो बाहर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कैप बंद है, अगर कैप बंद है तो उस कैप में हमको क्या दिखेगा कि कुछ वेपर्स वापस से कोक में कन्वर्ट हो रहे हैं और कुछ कोक जो है वो वापस से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट ये प्रोसेस हमको सिर्फ और सिर्फ उस बॉटल के अंदर ही नजर आने वाला है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है हमें सिर्फ और सिर्फ उस बॉटल के अंदर ही नजर आएगा, उस बॉटल के बाहर नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में है, वो धीरे धीरे एक्वस फॉर्म में आ जाएगी और एक्वस वाली कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाएगी। बेसिकली कोक इज कार्बोनेटेड वाटर, है ना, कोक इज कार्बोनेटेड वाटर। ये हमारा कार्बोनेटेड वाटर होता है। जो हम कोक पीते हैं ना वो वैसे तो चीनी का पानी है ना, और उसमें भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है फॉर फिज और थोड़ा टेस्ट के लिए। लेकिन जैसे ही उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी निकल जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हमें सिर्फ चीनी का पानी ही लगेगा, ठीक है। वो हमें सिर्फ और सिर्फ चीनी का पानी ही लगने वाला है। इसके अंदर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस बॉटल के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वाटर हैव हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो गैसियस फिर लिक्विड, गैसियस फिर लिक्विड इस फॉर्म में आ रहा है। तो बॉटल के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अभी भी बना हुआ है, ठीक है। सो वाटर हैव हाई क्वांटिटी लिख दे, वाटर हैव water have high quantity of carbon dioxide in equilibrium state, ठीक है, in equilibrium state, ओके। और ये आप ना इक्वेशन पढ़ोगे तो इसलिए मैं इक्विलिब्रियम स्टेट पूरा ही लिख देती हूं, ठीक है। वाटर हैव हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन जैसे ही हमने कैप खोला प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस होगा, जितना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अब हमारा, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम हमारा कहां पे था, इक्विलिब्रियम हमारा एक क्लोज कंटेनर में था। लेकिन जैसे ही हमारा जो स्पेस चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हमारा इक्विलिब्रियम क्या है, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब वापस से इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमको फिर से कैप को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम हमेशा हमेशा एक क्लोज कंटेनर में ही अचीव किया जाता है। कभी भी एक ओपन कंटेनर में हम इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हेन वी ओपन द कैप, प्रेशर रिड्यूस टू 1 atm। जैसे ही हम कैप को ओपन करेंगे प्रेशर जो है वो 1 atm तक रिड्यूस हो जाएगा एंड इक्विलिब्रियम भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो यहाँ से बाहर आ गया, एक हिज साउंड करके। आप जैसे ही कोक खोलोगे तो आपको एक हिज साउंड, फिज साउंड, हिज साउंड, जो भी आप समझोगे वैसा साउंड उसमें से आता है ना, ठीक है। और उसका टेस्ट भी बदल जाता है, ठीक है, और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। टू मेंटेन द टेस्ट, हमने भाई क्या क्या कोक की बोतल लेकर आए, 2 लीटर की लेकर आ गए, क्योंकि बहुत हमको लग रहा था कि आज ही सारा 2 लीटर हम कोक पी जाएंगे, ठीक है। हुआ ये कि हमने 1 ही लीटर पी पाए हम, है ना, और अब नहीं पिया जा रहा हमसे, है ना, अब हमसे कोक नहीं पिया जा रहा। अब क्या करें, कैप को बंद किया आपने और उस कोक को आपने रख दिया रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख दिया, ठीक है। और फिर आपने क्या देखा कि फ्रिज में रखने के बाद जब आप 2-3 घंटे बाद आपका मन हुआ कि चल यार फ्रिज से जितनी बार फ्रिज खोलेंगे उतनी बार कोक पिएंगे, यही होता है कि नहीं होता है।
तो आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है भाई, ठंडी कोक ना हमको ज्यादा अच्छी लगती है एज कंपेयर टू गर्म कोक। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब भी हमने पढ़ा था ना कि सॉलिबिलिटी जो है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, इन केस ऑफ गैस अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। सॉलिड का केस, गैस का केस, दोनों केस बहुत अलग है। क्या है? दोनों केस बहुत अलग है। सॉलिड की केस में टेम्परेचर ज्यादा तो सॉलिबिलिटी भी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो सॉलिबिलिटी भी कम। इन केस ऑफ गैस अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, अगर टेम्परेचर कम है तो सॉलिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में? क्या इतना क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि भाई हमने अपनी जो कोक है वो फ्रिज में रख दी, रेफ्रिजरेटर में रख दी, कुछ टाइम के बाद हम उसको पी रहे तो हमको अच्छा टेस्ट आ रहा है, ठीक है। फिर हमने पीते पीते क्या किया, भूल गए हम फ्रिज में रखना, ऐसी हमने बाहर रख दी, और फिर हमने पिया तो हमने देखा ये तो चीनी का पानी है, हमने तो कोक मंगाई थी, चीनी का पानी कहाँ से आया? तो आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें वो फिज, अब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी थी वो तो है ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है गैसेस की। दोनों में अलग अलग है, लिक्विड की सॉलिबिलिटी और गैसेस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर पे वेरी करती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप कोई ड्रिंकिंग बेवरेजेस लेकर आते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते, फ्रिज में रख देते, चिल्ड करके पीते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी गैसेस इन्वॉल्व है वो बाहर ना जा सके या फिर उसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर बनी रहे, ठीक है। इस पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है ना। एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी जो है गैसेस की ना, वाटर, वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, एंड ये सेम चीज आप क्लास 12th में पहले ही चैप्टर में पढ़ लोगे, ओके। चलो, सो हेनरीज लॉ, जो भी मैं आपको बता रही थी, हेनरीज ने क्या लॉ दिया है, द सोल्यूशन ऑफ गैस इंक्रीज इन अ लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन गैस एंड लिक्विड प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। क्या कह रहे हैं? आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस पे, उसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस पे, उसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रेशर कम लगाया तो उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे आपको कांस्टेंट रखना है। आया समझ में? टेम्परेचर ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ गैसेस। टेम्परेचर इंक्रीज, सॉलिबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे लिखो आप, इन केस ऑफ solubility of gas in a liquid, in case of solubility of a gas in a liquid, when we increase temperature, solubility decrease. तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहां से ना इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था हमको, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X का, ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। नाउ व्हाट इज P? P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, P इज पार्शियल pressure of gas, and what is X? X is the mole fraction, कि जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ जो गैस है वो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज होगा। सो प्रेशर, अब देखो टेम्परेचर का मैंने बताया, प्रेशर का क्या है? व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सो द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस आल्सो इंक्रीज, एंड दिस इज हेनरी लॉ, ठीक है। यहाँ पे है स्पेस? नो, यहीं पे लिख लो, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, और
pressure increase, the quantity of substance increase. This is Henry law. ये हमारा हेनरी लॉ है, ठीक है। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का हमें खासा ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, किस किस बात का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कि ये हमेशा एक क्लोज सिस्टम में ही अचीव किया जा सकता है, कभी भी ओपन सिस्टम में हम इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट कैन ओनली बी प्लेस्ड इन अ क्लोज सिस्टम, हमेशा ये एक क्लोज सिस्टम में ही अचीव किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमेशा डायनेमिक होता है। दिखने में भले ही ये हमको स्टैटिक दिखता है, स्टेबल दिखता है, बट इट इज ऑलवेज इन डायनेमिक। बहुत बार हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो इट ऑलवेज डायनेमिक, यानी कि हमेशा मूविंग रहता है। दिखने में भले ही स्टेबल दिखता है, क्योंकि रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई, ठीक है। सम थ्रू आउट आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस रिमेन सेम। अगर हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, एंड बोथ द अपोजिंग फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हमारा बनेगा। ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी टू अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। एंड एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक ना एक पैरामीटर हमारा इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट रहता है। अभी हम बात करेंगे किस पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे कि हम यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड के बारे में बात करें कि भाई सॉलिड लिक्विड के बीच में ना हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इनका सेम है, तो एक पैरामीटर यहाँ पे हमारा सेम हो गया, ठीक है। आइस, इसका एग्जाम्पल क्या है, आइस से वाटर, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहता है ना, ये हम अचीव करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। एक पैरामीटर यहाँ पे सेम रहता है और यहाँ पे क्या है, कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे कांस्टेंट भी रखने होते हैं, तो वो हमारा जो एक पैरामीटर से वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम लिक्विड और वेपर के बारे में बात करें कि भाई लिक्विड और वेपर के बीच में हमें इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिला है, लिक्विड एंड वेपर, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे भी सेम चीज है, वाटर है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास गैस है, तो क्या चीज यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, अगेन द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है हमारा वो कांस्टेंट हो जाएगा। एक और लाइन कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस शो द एक्सटेंट द प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस दैट एक्सटेंड द प्रोसेस, ठीक है, एक्सटेंड द प्रोसेस। देखो हमने एक सॉलिड ले लिया जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में हमने माना कि भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो था वो डिक्रीज होता चला जाएगा रिएक्टेंट का, एंड प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम उनके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और नीचे हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। जो भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं कि भाई 70-30 पे हमारा
इक्विलिब्रियम आ गया, फिर 30-70 पे हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, तो 30-70 इसका रेशियो निकालो कितना हो जाएगा 0.40 और 0.4 ग्राम के बराबर। तो कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो ये था हमारा बेसिक इंट्रो। नाउ विल मूव टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम फाइनली केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जहां पे हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके सो केमिकल इक्विलिब्रियम, यहां पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? ये जो रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम हम सबसे पहले देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में। क्या होता है बच्चे इरिवर्सिबल रिएक्शन? तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि अगर A प्लस बी ने मिलके हमको D बना दिया, और C कहाँ गया फिर, कोई बात नहीं, C प्लस D बना के दिया, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। बट क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, क्या C प्लस D वापस से टूट के A प्लस बी बना पाएंगे क्या? देखो टाइम हमारा 0 था तो ये हमारा 100% था, ये हमारा 0%। जब टाइम 10 हुआ, ठीक है, तो ये हमारा 50% हो गया और ये भी हमारा 50% हो गया। जब टाइम 20 हुआ तो मान लो ये हमारा 0.01% हुआ, ठीक है, और ये हमारा 99.9%। बट इससे सिर्फ यही बनेगा, बैकवर्ड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। बैकवर्ड यहां पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा बेटा कैसा रिएक्शन है? ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सो दिस रिएक्शन विल मूव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगी और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, ठीक है। कितने टाइप के रिवर्सिबल रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कैसे? हमने HCl ले लिया, HCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन टूट के HCl और NaOH नहीं बनाएगा। टाइम के साथ यहां पे जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड टाइम के साथ प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टाइम के साथ प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट है हमारा कंबशन रिएक्शन। आप खुद सोचो, अगर आपने किसी चीज को बर्न कर दिया एक बार, तो क्या वापस से उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते, है ना। तो ये हमारा एक टाइप का इरिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट। सो CH4 प्लस O2, CH4 को हमने बर्न कर दिया, हमको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। यही चीजें हमको देखने के लिए मिलेगी, बट हम इसको बैक नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम इसको बैक नहीं कर सकते। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में? एक बार पीपीटी बन गई तो वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे कि हमने ले लिया BaSO4 प्लस AgCl, है ना, BaSO4 प्लस AgCl इन एक्वस सोल्यूशन इट विल गिव BaSO4 हो गया, यहां पे हमारा BaCl2 प्लस AgSO4। तो अगर हमें इसकी पीपीटी मिल गई है तो दिस रिएक्शन हमारे पास BaCl है। क्या ये रिएक्शन हमने सही लिखी है? हाँ, Ag2SO4 हो जाएगा, Ag2SO4। तो रिएक्शन में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, तो यहां पे जो हमको पीपीटी मिली है, या फिर एक काम करते हैं, दूसरा रिएक्शन लिख लेते हैं, NaCl Na2SO4 प्लस BaCl2, इसको पानी के अंदर डाल दो तो हमारा बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। BaSO4 का ना व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ठीक है, BaSO4 का ना व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। अब ये रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है हमारी वो रिवर्स नहीं हो सकती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज डिकॉम्पोजिशन। अगर हम एक बार किसी चीज का ब्रेकडाउन कर देंगे तो वापस से हम उसको अचीव नहीं कर सकते। सो KClO3 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हीट कर दिया, ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, KCl प्लस O2 में। अब रिएक्शन को यहां पे आप बैलेंस कर दो, 6 था तो यहां पे 2 आ जाएगा, वापस से हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां से हमको क्या चीज समझ में आ रही है, यहां से हमको क्या चीज समझ में आ रही है, तो बेटा यहां से हमको ये चीज समझ में आ रही है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं कर सकते, है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बने बने जा रहा है ना, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन पा रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन पा रहा है, तो हम इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो टू मेंटेन और अचीव द इक्विलिब्रियम, है ना, द रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम चाहें कि भाई हमें तो इक्विलिब्रियम अचीव करना है, अगर हमें सोच ले कि हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना है, सो टू अचीव द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन यहां पे तो सिर्फ फॉरवर्ड 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 रिएक्शन हुए जा रहा है, यहां पे तो कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स वी कैन नॉट अचीव और ऑब्जर्व, ठीक है, द इक्विलिब्रियम इन द इरिवर्सिबल रिएक्शन। वी कैन नॉट अचीव और ऑब्जर्व द इक्विलिब्रियम इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमें कभी भी इक्विलिब्रियम देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम कभी चाहें कि हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना है, सो टू अचीव द इक्विलिब्रियम हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए बेटा, हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, हमारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनना चाहिए, ठीक है। सो टू अचीव द इक्विलिब्रियम द रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। कैसा रिएक्शन होना चाहिए हमारा, रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। तो रिवर्सिबल रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन अभी हमने इरिवर्सिबल तक देख लिया, और हमने ये देखा कि इरिवर्सिबल में एज सच हम कभी भी इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम रिवर्सिबल के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जा सकता है। तो इन सब के बारे में अब हमारा डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड ये हमारा सेकेंड लेक्चर था। मेक श्योर कि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें ताकि आपको एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।